सारथी। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में लगी आग से 6 नवजात की मौत। 6 बच्चों को रेस्क्यू कर दूसरे अस्पताल भेजा गया। एक बच्चा वेंटिलेटर पर। राजकोट गेम जोन हादसे में अब तक 28 की मौत। मरने वालों में 12 बच्चे। चश्मदीद बोला, 30 सेकंड में आग फैली, शवों को पहचानना मुश्किल। शाहजहांपुर में बस पर डंपर पलटा, 12 की मौत। श्रद्धालुओं से भरी बस सीतापुर से पूर्णागिरी जा रही थी। ढाबे पर रुकी थी, तभी डंपर ने मारी टक्कर। पीएम मोदी का आज यूपी दौरा। मिर्जापुर, मऊ, देवरिया का करेंगी चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में होगी जनसभा। सीएम योगी आज 3 जिलों में करेंगे दौरा। चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट। राजस्थान में 3 दिन में 19 मौतें। देश में 240 गीगावाट पहुंची बिजली की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं जहां पर गुजरात के राजकोट में हुआ हादसा। टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत, 9 बच्चे भी शामिल। 27 लोगों की मौत, 9 बच्चे भी शामिल। फायर ब्रिगेड टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के राजकोट में हादसा। टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग। 27 लोगों की मौत, इनमें 9 बच्चे भी शामिल। फायर ब्रिगेड टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गुजरात के राजकोट में हुआ भीषण हादसा। टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल। फायर ब्रिगेड टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के राजकोट में हुआ भीषण हादसा। टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग। 27 लोगों की मौत, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल। फायर ब्रिगेड टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सत्ताईस लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। फायर ब्रिगेड टीम कई रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। गुजरात के राजकोट में हुआ है भीषण हादसा। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। फायर ब्रिगेड टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो गुजरात के राजकोट से खबर बता रहे हैं जहां पर गुजरात के राजकोट में हुआ भीषण हादसा। टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। और फायर ब्रिगेड की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो खबर सामने आ रही है जहां पर मौके पर ही 27 लोगों की मौत भी हो गई है, इसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगी थी, जो कि गुजरात के राजकोट में स्थित है। और इस भीषण आग में 27 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से बात सामने आ रही है, जहां पर गेम जोन में भीषण आग लगने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है, वजह क्या निकलकर सामने आ रही है, किन वजहों से आग लगी है? अवंतिका, बिल्कुल बता दूं कि गुजरात के राजकोट में जो टीआरपी गेमिंग जोन है, उसमें जो मॉल में लगी बेहद दुखद घटना है। इस दुखद घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अफसोस जताया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी दुख जताया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह और राहुल गांधी ने भी इस घटना पर बेहद दुख जताते हुए अपनी संवेदना उन परिवारों के प्रति प्रकट की है जो इस घटना के शिकार हुए हैं। अब अंतिका, आपको बता दें कि इस घटना के पीछे बताया जा रहा है कि एक वीकेंड होने की वजह से उस गेमिंग जोन में ज्यादा मॉल में भीड़ थी। भीड़ की वजह से काफी तादाद में वहां लोग परिवार और बच्चों के साथ मौजूद थे, खासकर इसमें बच्चे ज्यादा थे। और बताया जा रहा था कि वहां पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। आग लगने के बाद जैसे वहां आग की लगी और धुआं निकलना शुरू हुआ,
वहां मॉल के जो कर्मचारी है वो सब बच्चों को और वहां पर जो भी लोग थे आए हुए थे बाहर के, उनको छोड़कर वो भाग गए। सबसे पहले कर्मचारी के भागने की वजह से दिक्कत ये हुई कि किसी को ये पता नहीं चल पाया कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। जो एग्जिट का रास्ता था वो एग्जिट का रास्ता बताया जा रहा है कि उसमें बनाया नहीं गया था। दूसरी बात है कि एनओसी नहीं ली गई थी। तीसरा है कि जो फायर के आग बुझाने के उपकरण जो बहुत जरूरी होते हैं, मानकों पर होना चाहिए, वो वहां पर नहीं लगे थे। इसके अलावा बता दें कि जैसे ही आग पकड़ी और आग के बाद जो धुआं हुआ और उसके बाद जो पूरे मॉल के अंदर धुआं भर गया, तो सबसे पहले वहां से कर्मचारी भागे। कर्मचारी के भागने की वजह से जो मॉल के अंदर लोग आए थे उनको निकलने का मौका नहीं मिल पाया, और खासकर बच्चे थे, किसी का एग्जिट रास्ता नहीं पता था कि उससे एग्जिट का रास्ता बताया नहीं गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जो इस गेमिंग जोन मॉल के मैनेजर हैं नितिन जैन, उनको गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसके मालिक युवराज सिंह सोलंकी, उनको गिरफ्तार कर लिया। गुजरात सरकार की ओर से एसआईटी की गठन कर दिया गया है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, पर प्राथमिकता यानी स्टार्टिंग की अगर जांच की हैं तो उसमें ये सबसे निकल के आया है कि पहली बात है कि सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ एनओसी नहीं ली गई थी। ये बात हुई। दूसरा, सरकार की तरफ से किया गया है कि जो मृतक हैं उनके मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। जो घायल हैं उनके उपचार के लिए उनको 50,000 का मुआवजा दिया गया है। इस तरह से केंद्र से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, अमित शाह मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर रहे हैं, तो इस पर लगातार ये नजर तब से इनका ना फोन अब इनका फोन नहीं में आ जो भी पीड़ित हैं, जो भी इस दुखद घटना के परिवार शिकार हुए हैं, उनको राहत पहुंचाई जाए, उनको मुआवजा तुरंत पहुंचाया जाए, और जो घायल हैं उनके उपचार में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। अस्पतालों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो घायलों को वहां भर्ती कराया गया। तो कुल मिला के अगर अवंतिका देखा जाए तो ये एक घटना है जो गेमिंग टीआरपी गेमिंग जोन के अंदर आग की घटना हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बच्चे और कर्मचारी और दूसरे लोग जो भी इसके शिकार हुए, उन तमाम चीजों को लेकर तरह से दुख जताया जा रहा है। चाहे वो सरकार, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, विपक्षी के नेताओं में देखा जाए तो राहुल गांधी ने भी दुख जताया। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर देश में मिलती हैं जहां आग लगती है, और आग लगने से वहां पर जान माल का जो नुकसान होता है उसमें सीधी सी लापरवाही निकलती है कि एनओसी नहीं ली गई थी, फायर के उपकरण नहीं लगाए गए। आखिरकार इसके लिए प्रशासन जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? क्योंकि एनओसी देना और फायर उपकरण होना, इनको चेक करना, वहां पर आग से संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं नहीं है, यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से वहां पर व्यवस्था की गई नहीं है कि या नहीं की गई। इन तमाम चीजों के लिए गुजरात प्रशासन, जो वहां पर राजकोट का जिला प्रशासन है, फायर विभाग है, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। वो अपनी जिम्मेदारी से उनको बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उन्होंने आखिर बिना एनओसी इसमें गेमिंग मॉल में क्यों इतनी बड़ी गतिविधियों को संचालित होने दिया। इतनी भीड़ वहां जब आए दिन इकट्ठा होती है, कोई पहली बार की घटना नहीं थी कि शनिवार को वीकेंड था इसलिए लोग वहां भारी संख्या में पहुंचे हुए थे, खासकर बच्चे वहां गेमिंग जोन में पहुंचे हुए थे। तो ये सिलसिला तो अक्सर रहता था, रोजाना रहता था, रोज तो कम भीड़ रहती, लेकिन वीकेंड जो सैटरडे संडे के दिन होता है उसमें भारी संख्या में लोग आते थे। तो कहीं न कहीं प्रशासन राजकोट का जरूर जिम्मेदार। अवंतिका, बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखा जाए तो जिस तरीके से सुरक्षा उपकरणों का ना होना, और साथ ही जब आग लगती है तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि फायर उपकरण है उन्हें होना चाहिए, वो भी नहीं थे। और कहीं ना कहीं बात ये भी है कि एग्जिट गेट, जो कि अमूमन देखा जाए तो हर मॉल में एग्जिट गेट का एक ऑप्शन होता है, और कहीं ना कहीं उस पर निशान भी होता है कि किसी भी ऐसी स्थिति में आप इसका सहारा ले सकते हैं, उसकी भी जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मॉल प्रशासन जो है उसकी एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी वजह से करीब 27 लोगों की मौत भी हो गई है। और जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जितनी भी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, एनओसी की चेकिंग भी नहीं की गई, और मॉल में संचालित किया जा रहा था ये गेम जोन, और वहां पर आग लगी जिससे 27 लोगों की मौत हो गई। तो कार्रवाई जो है वो सख्त से सख्त की जानी चाहिए, साथ ही जितने भी जिम्मेदार हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा का ऐलान किया, मृतकों के परिवार को जो मुआवजा दिया गया है, उसे कह सकते हैं कि घाव पर एक मरहम लगाने का काम जरूर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये कोई गुजरात में ऐसी पहली नई घटना है। इसके पहले मोरबी का जो पुल गिरा था तो उस तरह भाई भी काफी तादाद में लोग
मरे थे और वहां पर उनको मुआवजा दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार हो या प्रशासन हो, वहां का जो भी अधिकारी उस विभाग से संबंधित होते हैं या जो वहां पर गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उनसे जुड़े हुए सरकार के प्रतिनिधि हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, विभाग हो, आखिर वो पहले क्यों नहीं जागते हैं? और जागते जब हैं, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, दर्जनों परिवार के जो जी चिराग हैं वो बुझ जाते हैं, कई जी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे परिवार होते हैं जिनके मुखिया होते हैं, उनकी जान चली जाती है, वो परिवार बेसहारा हो जाते हैं। उनको सरकार मुआवजा देके या विभागीय मुआवजा देके प्रशासनिक तौर पर उनको एक मरहम लगाने जरूर काम किया जाता है और सांत्वना दी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? जिस तरह से गुजरात की इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद दुख जताते हुए संवेदना प्रकट की है उन शोकाकुल परिवारों के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वहां पर शोकाकुल परिवारों के लिए और जो भी इस जानमाल घटना के शिकार हुए परिवारों के लिए भी उन्होंने संवेदना प्रकट की है। जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी संवेदना प्रकट की और बिल्कुल। विपक्ष नेता के तौर पर देखे जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना प्रकट की। बिल्कुल सवाल वहीं ये नहीं अखिलेश है जी, कि लेकिन संवेदना देखा जाए प्रकट तो जिस करने से तरीके से उनके अभी दुखों पर बीते दिन मरहम लग पहले सकता है। मुंबई में भी जो होर्डिंग हादसा हुआ था जहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद प्रशासन ने सुध ली थी और जितने भी ऐसे होर्डिंग्स हैं जो कि मानकों के अनुरूप जिनका निर्माण नहीं किया गया था, उन पर कार्रवाई की बात सामने आई थी। और उसके बाद गुजरात में, हालांकि इस हादसे का गुजरात के हादसे से लेना देना नहीं है, लेकिन देखा जाए तो प्रशासन जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जब उसमें कई लोगों की जान गंवा दी जाती है, उसके बाद ही प्रशासन अपनी नींद से जागता है। बिल्कुल, अगर गुजरात के तौर पर देखा जाए अवंतिका, तो गुजरात के अंदर मोरबी पुल की घटना करीब 1 साल पहले की है और ये जी कोई लंबा समय नहीं बीता है। बिल्कुल। और जितनी बड़ी वो घटना हुई थी मोरबी पुल के गिरने से, जब दर्जनों लोग वहां अपनी जान गंवाए थे, उस दौरान सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सभी सक्रिय रहे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां दौरे पर गए थे और उस समय वहां चुनावी माहौल चल रहा था, चुनाव भी चल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि जब मोरबी घटना के बाद भी राजस्थान की सरकार या फिर किसी भी जिले का प्रशासन क्यों उससे सीख नहीं लेता है कि मोरबी जैसी घटना में लोग जब दर्जनों जान गंवाते हैं तो दूसरी घटना गुजरात के अंदर नहीं हो? तो सवाल जरूर उठता है कि अगर गुजरात के राजकोट में इस तरह की घटना होती है जहां पर 27 लोगों की जानें चली जाती हैं और उनमें करीब 12 बच्चे भी शामिल होते हैं, सवाल ये है कि जब इतने लंबे समय से वहां पर ये टीआरपी गेमिंग जोन पर गेम चल रही, गतिविधियां चल रही थी, जहां पर बच्चे ज्यादा शरीक होते थे और जो बच्चों को लेकर उनके परिवार के लोग आते थे, माता पिता आते थे, तो सवाल ये भी उठता था कि भीड़ वहां पर दुगनी तुगनी और चारगुनी होने की संभावना सदैव बनी रहती थी। तो बिल्कुल इन सब चीजों के ध्यान को रखते हुए आखिरकार गुजरात जी प्रशासन ने, गुजरात के राजकोट जिला प्रशासन ने बेशक कड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्कुल उसके अखिलेश जी, जो क्योंकि देखा जाए तो मॉल में करके भीड़ जुटना कोई आम इंजन। बात नहीं है और ना ही ऐसा जो है अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि अमूमन मॉल में भीड़ जुटना एक बहुत ही आम बात है। और इसको लेकर के जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है, उस पर जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे आगे चल करके ये जो हादसे हैं, जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं, वो ना हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि गुजरात के राजकोट में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक गेमिंग जोन में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से 27 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू कार्य किया गया है। तो वहीं गुजरात सरकार की ओर से मृतकों को और घायलों को मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, जहां पर मृतकों को भी मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा। और उसके बाद एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। और खबर आपको बताते हैं जहां पर गुजरात से खबर सामने आ रही है। गुजरात के राजकोट में भीषण हादसा, टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने की घटना। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे घटनास्थल। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे घटनास्थल। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने हादसे का लिया जायजा। गुजरात के राजकोट में भीषण हादसा, टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने की घटना। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे घटनास्थल। घटनास्थल पहुंचकर मौके का जायजा लिया, हादसे का जायजा लिया। गुजरात के राजकोट में भीषण हादसा, जहां पर टीआरपी गेमिंग जोन में
27 लोगों की मौत हो गई। टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने के कारण 27 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर दिल्ली से खबर आपको बताएंगे। बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की हुई मौत। हादसे के बाद 5 बच्चों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। हादसे के बाद 5 बच्चों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। रेस्क्यू किए गए बच्चों में से 7 की हुई मौत। कई नवजात बच्चों का किया गया रेस्क्यू। रेस्क्यू किए गए बच्चों में से 7 की हुई मौत। कई नवजात बच्चों का किया गया रेस्क्यू। आग लगने से कई ऑक्सीजन सिलेंडर भी फटे। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर स्थित है। बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत। हादसे के बाद 5 बच्चों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। रेस्क्यू किए गए बच्चों में से 7 बच्चों की हुई मौत। कई नवजात बच्चों का भी किया गया रेस्क्यू। तो रेस्क्यू किए गए बच्चों में से 7 बच्चों की हुई मौत। कई नवजात बच्चों का किया गया रेस्क्यू। आग लगने से कई ऑक्सीजन सिलेंडर फटे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो बेबी केयर सेंटर में भी आग लगने की घटना सामने आ रही है, जिसमें 7 बच्चों की जो है मौत भी हो गई है। वहीं कई बच्चों को रेस्क्यू भी किया गया है। देखा जाए तो वहां पर भी आग लगने की एक भीषण घटना सामने आई है, जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई है। इस हादसे का क्या सरकार की ओर से संज्ञान लिया गया है? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। और उसके बाद दिल्ली में फैक्ट्री में आग लगने के बाद ये दूसरी घटना है कि विवेक विहार जो ITI है वहां तो उसके बगल में एक न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल है। न्यू बॉर्न के बेबी हॉस्पिटल में करीब रात 11:35 पर वहां आग लगने की सूचना दिल्ली के पुलिस सेवा को मिलती है, पुलिस फायर विभाग को मिलती है। पुलिस फायर विभाग को सूचना मिलने के बाद तत्काल मौके पर 7 गाड़ियां भेजी जाती हैं। उसके बाद उनको दोबारा सूचना मिलती है कि इतनी गाड़ियों से आग पर काबू पाया नहीं जा सकता है। इसके बाद 9 गाड़ियां फिर से भेजी जाती हैं। तो आप समझ के दमकल की 9 गाड़ियां दोबारा भेजने के बाद कुल मौके पर करीब 16 गाड़ियां वहां पहुंचती हैं और 16 गाड़ियों के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी लगकर उस आग को बुझाते हैं। लेकिन इस दौरान करीब 7 शिशुओं की मौत हो जाती है और करीब 12 शिशुओं को बाहर निकाला जाता है। तो आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी भीषण आग रही होगी। और भीषण आग के दौरान जो शिशुओं की मौत हुई है और बाकी शिशुओं को वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। जो घायल थे उनको बगल के ही निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की ये भीषण घटना के अंदर कितना बड़ा जानमाल का नुकसान हुआ है। और नुकसान की वजह भी ये मानी जा सकती है कि वहां पर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उसके बाद वहां पर जो न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल के वार्ड थे उनमें ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लगे हुए थे, क्योंकि नॉर्मली जो शिशु होते हैं जो पैदा होने के बाद उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर भी कई बार रखा जाता है, ICU में भी रखा जाता है। इस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं थी। तो लेकिन आग लगने की वजह से आग बेकाबू हुई तो उसको संभालना मुश्किल हो गया। इतनी देर में ही क्या होता है कि जो लगी हुई आग वहां के ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पकड़ लेती है और जिनका विस्फोट होता है उससे अस्पताल में ज्यादा क्षति हुई है, ज्यादा नुकसान हुआ है और वहां पर घायलों की संख्या भी उसकी वजह से ज्यादा बढ़ी है। फिलहाल जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस फायर विभाग ने इस पर आनन फानन में कार्रवाई करते हुए आग पर तो काबू पा लिया और रेस्क्यू भी कर लिया, लेकिन जिन परिवारों के 7 बच्चों ने जान गंवाई है, जिनके न्यू बॉर्न बेबी थे, उन्होंने की जान गई है, तो हॉस्पिटल केयर है। चूंकि चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे भर्ती रहते हैं, जच्चा बच्चा रहता है, बच्चों के साथ माँ रहती हैं या फिर परिवार के लोग बाकी रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जान माल का नुकसान भी भारी हुआ है। लेकिन अभी तक पुलिस फायर विभाग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि इस न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षा उपकरण कितने लगे थे, फायर विभाग के सुरक्षा मानकों को पूरा किया गया था या नहीं पूरा किया गया था। इसके अलावा
क्या वहां पर एनओसी थी तो कब तक एनओसी थी, एनओसी कब ली गई थी, एनओसी किसने दी थी, एनओसी देने के दौरान किन मानकों को पालन किया गया था, और जो मानक थे उन मानकों पर कितना खरा ये अस्पताल उतरता है। इन तमाम चीजों को पुलिस फायर विभाग जांच कर रहा है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस फायर विभाग के जो चीफ हैं अतुल गर्ग, उनके तरफ से बयान दिया गया है कि जांच चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है, फायर विभाग के मानकों पर कितना खरा उतरा अस्पताल, इसकी जांच की जा रही, लापरवाही क्यों हुई, किस वजह से हुई, उसके बाद इस अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और साथ ही जांच का विषय भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 नवजात बच्चों की मौत हुई है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 5 बच्चों को रेस्क्यू कर दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, प्राइवेट बस के ऊपर पत्थर से भरा हुआ ट्रक पलटा। प्राइवेट बस के ऊपर पत्थर से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 11 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। सड़क हादसे में कुल 10 लोग हुए घायल। सीतापुर से उत्तराखंड के टनकपुर जा रही थी बस। बताया है ये दुर्घटना हुई है, जिसमें 11 कैजुअलिटी हुई है और 10 लोग घायल हैं। तो अभी सीएमओ साहब भी यहाँ हैं और एम्बुलेंस और सभी सुविधाएं यहाँ समय से आ गई हैं। अभी हम लोग हॉस्पिटल भी जाएंगे, उसको देखेंगे। ये लोग सिधौली थाने के हैं। दुर्घटना के कारणों का पता स्थानीय पुलिस जांच करके बताएगी कैसे हुआ, और जो भी दुर्घट घटना है इसमें जो भी आर्थिक सहायता अनुमान होगी हम लोग उसको दिलवाएंगे, और जो भी उपचार इत्यादि हो रहा है उसको हम लोग करा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शाहजहांपुर से संवाददाता अबरार अली भी जुड़े हुए हैं। अबरार, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? अबरार, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता देते हैं कि शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर प्राइवेट बस पर पत्थरों से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद मौके पर ही कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एसपी ने जाना घायलों का हालचाल। थाना खुटार क्षेत्र के स्टेट हाईवे की यह घटना सामने आ रही है। सीतापुर के सिधौली के रहने वाले थे श्रद्धालु। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, प्राइवेट बस के ऊपर पत्थर से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 11 श्रद्धालुओं की हुई दर्दनाक मौत। सड़क हादसे में कुल 10 लोग हुए घायल। सीतापुर से उत्तराखंड के टनकपुर जा रही थी बस। मां पूर्णागिरी धाम दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीएम और एसपी। एसपी ने जाना घायलों का हालचाल। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता अबरार अली जुड़ गए हैं। अबरार, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? अबरार, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। अबरार, जिस तरीके से शाहजहांपुर में भीषण हादसा हुआ है, इस पर अभी तक क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आ रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा, सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र के जाटव गांव में हम खड़े हैं, जहां पर यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये सभी लोग पूर्णागिरी के लिए यहाँ से बस से रवाना हुए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के पास जो गोला रोड है वहां पर ये रुके थे और खाना पीने के लिए वहां पर खड़े हुए थे, और वहीं पर जो है पीछे टैंकर से गिट्टी भरा ट्रक उसने टक्कर मारी है, जिसमें आगे बैठे लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर अगर गाँव में पहुंचे हैं काफी मातम पूरे गांव में पसरा हुआ है, क्योंकि एक ही गांव के सभी जो श्रद्धालु थे वो थे और सभी जा रहे थे।
जिसके बाद से गांव में मातम बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से लोग जो घायल भी हुए हैं, उसके अलावा 1 दर्जन लोगों की मौत भी हो गई है। जिसके बाद हम गांव में पहुंच चुके हैं, सहारनपुर सिरौली क्षेत्र के जटहा गांव में। जी। वहां पर लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से हादसा हुआ है। यहाँ के लोग हैं हमारे साथ। आप गए थे तो भैया इधर भैया इधर हमारे साथ कुछ गांव जी। गांव कितने लोग थे? गाँव के लोग 89 बता रहे हैं भैया, जो सामने कह रहे हैं। अच्छा, और भी हमारे भैया हमारे साथ इनके परिवार के लोग हैं। भैया कितने लोग थे यहाँ से गए थे? यहाँ से लगभग 93 लोग काउंटिंग में आ रहे हैं। हाँ यहाँ से मतलब कि हमारे फैमिली से 4 लोग खत्म हुए, हाँ। और बाकी गांव के टोटल 9 लोग खत्म हुए, बाकी 2 बाहरी। अच्छा, कैसे हुआ हादसा ये? वो हादसा मतलब हम लोग खाना खा के बैठे थे, और कुछ लोग तो बस में चढ़ने के लिए जा रहे थे, बस रवानगी होने के लिए बस में बिल्कुल तैयार ही थी। तो मतलब कि वहां से मतलब कि एक डंपर आ रहा था। उसमें क्या हुआ, वो नशे में था या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आके मतलब कि बस में टक्कर मार दी। जब बस में टक्कर मार दी, बस के बगल में लोग बैठे थे। वो लोग मतलब कि जो बस के अंदर लोग थे वो तो चलो सेव हो गए, और जो बाहर लोग थे वो लोग मतलब कि थपेड़ में आ गए, चोट में आ गए। अच्छा, डंपर उसी के ऊपर पलट गया, बस के ऊपर। तो कुछ बच्चे, महिलाएं, कुछ गांव कितने लोग हैं लगभग? हमारे यहाँ से 9 लोग हैं, 2 लोग बाहरी हैं, टोटल 11 लोग, लगभग की 15-16 लोग घायल हैं। अच्छा, घायल और मौत? मौती तो 9 लोग, 11 लोगों की भी है। अच्छा, 11 और घायल भी 12 लगभग? 15-16 लोग। अच्छा, 15-16 लोग। ये हमारे ग्रामीण थे जिनके परिवार के पहुंचे थे। काफी दुखद घटना है, क्योंकि पूरे परिवार यहाँ पर खत्म हो चुके थे। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। उनके घर में बताया जा रहा है एक परिवार ऐसा है कि उनके घर में केवल बेटी ही बची हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी दुखद घटना है, और गाँव में काफी फोर्स लगाया गया है, और यहाँ पर लोग काफी मातम में पसरे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अबरार, देखा जाए तो वाकई में भीषण हादसा है, जहां पर करीब कई लोगों की मौत हुई है, तो वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे की बात सामने आ रही है, जिसमें कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज़ खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर शाहजहांपुर में सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के भी मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। तो वहीं यूपी दौरे पर आज पीएम मोदी। पीएम का मिर्जापुर, मऊ और देवरिया दौरा आज। वरखचा कला मिर्जापुर में करेंगे जनसभा। तो यूपी दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का मिर्जापुर, मऊ और देवरिया दौरा। वरकछा कला मिर्जापुर में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में भी करेंगे जनसभा। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में भी संयुक्त जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मऊ दौरे पर भी हैं, जहां पर मऊ में भी जनसभा संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य जुड़े हुए हैं।
सिद्धार्थ, आपका रुख करना चाहेंगे और देखा जाए तो अब लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण ही बाकी है और उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? अनम्यूट कर लीजिए। जी बता दें कि आज मऊ जिले के जो घोसी लोकसभा क्षेत्र है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ये एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। अगर देखा जाए तो इसमें काफी लोगों की नजर होती है। अगर बात करें आज तो घोसी लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर को जिताने के लिए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री आज एक जनसभा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और बात करें अगर देखा जाए तो ये लोकसभा क्षेत्र जो कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि यहाँ बात करें यहाँ पे जो चुनाव होता है, बीजेपी को जीत पाना भी बहुत मुश्किल होता है। पिछले चुनाव में भी लोकसभा की बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी सीट को जीतने के लिए काफी मेहनत करी और पूरी ताकत झोंक दी है। अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ कहीं न कहीं फिर पूरे मंत्रियों की फौज उतार दी है। बिल्कुल। और सिद्धार्थ, वहीं अगर मऊ में चुनावी समीकरण की बात की जाए तो कैसा चुनावी समीकरण देखने को मिल रहा है विपक्ष की ओर से? क्या कुछ जो तैयारियां हैं देखा जाए तो इस चुनाव को लेकर के क्या चुनावी समीकरण क्या देखने को मिल रहा है? जी बात करें अगर घोसी का तो घोसी में कहीं ना अगर चुनावी जो समीकरण है कहीं ना कहीं जाति पे होता है और जाति समीकरण को देखकर ही टिकट दिया जाता है। अगर बात करें मऊ जिले घोसी लोकसभा क्षेत्र के, यहाँ सबसे ज्यादा जो वोटर है कहीं ना कहीं वो दलित हैं और राजभर और मुस्लिम है। अगर बात करें तीनों पार्टी मैदान में काफी अपनी जो जीत की दावे भर रही है, तीनों पार्टी ने ही सोच समझकर टिकट दिया गया है। भाजपा से बात करें तो भाजपा के कहीं न कहीं जो उम्मीदवार हैं, कहीं अरविंद राजभर हैं, जो कहीं न कहीं राजभर वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें बसपा की तो बसपा ने कहीं न कहीं चौहानों को टिकट देके, बल्कि चौहान को टिकट देकर कहीं न कहीं चौहान को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वही अगर देखा जाए जो तीनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कहीं न कहीं काफी मेहनत कर रहे हैं। और बात सबसे बड़ी बात यह है कि जो मऊ जिले के घोसी लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ जीत पाने के लिए तीनों पार्टियां अपनी दम भर दी हुई हैं। यहाँ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो लगभग जिले में आज से नहीं एक सप्ताह पहले से यहाँ पे जितने भी मंत्री हो, चाहे वो ऊर्जा मंत्री हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, सभी लोग आकर यहाँ न कहीं अपने दौरे कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, उनके जिताने के लिए उनको कहीं न कहीं पूर्ण रूप से मेहनत किया जा रहा है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी से भी शिवपाल यादव लगभग 2 दिन से पड़े हुए हैं, कहीं न कहीं लोगों में जा रहे हैं और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं जिताने के लिए। बिल्कुल सिद्धार्थ, यानी कि देखा जाए तो मऊ में भी विपक्ष भी जोर शोर के साथ डटा हुआ है और जिस तरीके से मात्र अंतिम चरण बाकी है तो उसको लेकर के तमाम विपक्षी दल हो या फिर सत्ता पक्ष की बात की जाए, सभी जनसभा कर रहे हैं और वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साधने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर 4 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी और गोरखपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी का आज 4 जिलों में दौरा। चारों जिलों में जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। सीएम योगी का 4 जिलों में दौरा। चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी और गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चारों जिलों में जनसभाओं को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 4 जिलों में दौरा। चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी और गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 जिलों में जनसभाओं को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भी शामिल होंगे।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विकी डे जुड़े हुए हैं। विकी, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं, जनसभा संबोधित कर सकते हैं और जिस तरीके से वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से प्रत्याशी भी हैं, तो क्या कुछ चुनावी समीकरण जो है वो देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अवंतिका, बता दें कि 6 चरणों के चुनाव हो चुके। अब जो है अंतिम और 7वां चरण जो बाकी है, जिसमें वाराणसी में भी 1 जून को 7वें चरण के लिए जो सभी पार्टी के दिग्गज नेता जो वाराणसी की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि वाराणसी बहुत ही चर्चित सीट और हॉट सीट माना जाता है। जैसे कि आपको बता दें, बीते दिनों कल जो है यहाँ पे कांग्रेस की महासचिव और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव दोनों ने मिलकर रोड शो किया, उसमें काफी भीड़ देखने को मिला। और उसी दूसरी तरफ बात करें तो सीएम योगी भी कल 80 घाट पे एक जनसभा की है, जिसमें 30 से 40 हजार लोगों की भीड़ जुटाई गई थी और लोगों ने वहां पे सुना भी। और कल सीएम योगी ने जो है विपक्ष पे हमलावर भी थे, काफी दिखे, कांग्रेस पे हमला बोला। कई मायने में उन्होंने सरिया कानून की बात कही कि अगर सरिया कानून कांग्रेस जो चाहती है वो लागू कर देगी तो बुर्के पहन के घर में रहना पड़ेगा, बहुत सी बात उन्होंने कहा और लगातार हमलावर थे। वहीं बात करें आज जो है, आज सीएम योगी का फिर से वाराणसी दौरा है और 4 जिलों का दौरा है वाराणसी समेत। तो आज जो है दोपहर में पौने 2 बजे वो वाराणसी के दौरे पे रहेंगे और शिवपुर मझवा जो कच्चा बाबा इंटर कॉलेज है वहां पे एक जनसभा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी वाराणसी दौरे पे रहेंगे और प्रधानमंत्री वाराणसी से जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में एक जनसभा करेंगे। श्री गोवर्धनपुर रोहनिया विधानसभा में एक जनसभा करेंगे और साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज वाराणसी के दौरे पर है। जो तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े दिग्गज है, अब जो है बनारस की तरफ रुख कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और लगातार जी जान लगा दी। क्योंकि बीजेपी जो आपको बता दे कि 400 पार का जो नारा दिए कि इस बार 400 पार, उसको लक्ष्य को पाने के लिए पूरी जोर जी जान लगा दी। अब जो 7वां चरण है उस पर पूरी जी जान लगा दी है सभी पार्टी और बीजेपी जो है इस पर खासा ध्यान दे रही है। आज जो है 3 दिग्गज जो वाराणसी के दौरे पे रहेंगे और जनसभा कर जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील करेंगे। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से 1 तारीख को वाराणसी में भी मतदान होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, और वहीं देखा जाए तो जब प्रधानमंत्री नामांकन करने के लिए वाराणसी पहुंचे थे तो काफी संख्या में जो है भीड़ जो है वो उमड़ी थी। अगर हम बात करें मुद्दों की तो क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं जनता जो है वो किसके पाले में जाती हुई दिख रही है, इस प्रकार की क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बात करें जनता की तो जनता जो है जो दोनों तरफ जा रही है। जनता विकास कह रही है कि जो इन 10 सालों में काशी का विकास हुआ है जनता देख रही है और इस बार जो है विकास पे ही वोट करेंगे, ऐसा मानना है। लेकिन वहीं कुछ बेरोजगार युवा है जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी बढ़ी है इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी तक 10 सालों में ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया गया है और बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हम नौजवान जो है बेरोजगार होते जा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है हमको और पढ़ लिख के सर्टिफिकेट लेके जो बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं। तो आज इस पे जो मुद्दे हालांकि दोनों है, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो विकास को देखते हुए भी जनता वोट करेगी। फिलहाल ये देखना अहम होगा, 1 तारीख को वोटिंग और 4 तारीख को जनता किसके सर ताजपोशी करती है, ये देखने वाली बात है। जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि आखिर जो चुनावी समीकरण है वो क्या कुछ कह रहा है। बहुत शुक्रिया विकी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि वाराणसी में 1 जून को चुनाव होना है, मतदान होना है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं वाराणसी, जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो एक खबर आपको गाजीपुर से बताएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा आज बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:40 पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गाजीपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:40 पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सैदपुर के टाउन नेशनल कॉलेज में करेंगे जनसभा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इकरार खान जुड़े हुए हैं। इकरार, आज गाजीपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ चुनावी समीकरण देखने को मिल रहा है? जी, बता देना चाहता हूं कि आज गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का 1:40 टाउन नेशनल इंटर कॉलेज है जो सैदपुर में पड़ता है, वहाँ प्रोग्राम। हालांकि बता दूं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गाजीपुर में प्रोग्राम था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्षत्रिय लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसके लिए वहाँ जहाँ क्षत्रियों की ज्यादा आबादी है उसके लिए वहाँ
टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री की सभा की जा सॉरी मुख्यमंत्री की सभा की जा रही है कि जिसकी वजह से कुछ यादव छत्तीस जो नाराज है उनको मनाया जाए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया जाए। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं गाजीपुर सीट हाट होती नजर आ रही है। वो जगह की मुख्तार अंसारी का बड़े भाई अफजल अंसारी यहाँ से भारतीय समाजवादी पार्टी से और इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी, वहीं बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह भी प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं टाके की टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं आज, और गाजीपुर में उनसे जो क्षत्रिय समाज है वो नाराज चल रहा है, तो उनको साधने का क्या कुछ प्रयास करेगी बीजेपी? जी बता दूं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो गया कि जिसे भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर से पारसनाथ राय को जो टिकट दिया, जो पारसनाथ राय एक संघ के पुराने कार्यकर्ता थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से इनका जुड़ाव कम था, लेकिन संघ से बहुत मजबूत कार्यकर्ता थे, जिसकी वजह से इनको मनोज सिन्हा के बहुत करीबी माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यह था कि संघ से क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनको उतारा गया, लेकिन हमसे इनका आना जाना मेलजोल नहीं है। इसकी वजह से कुछ लोगों को नाराजगी थी। इसी को साधने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में सैदपुर में किया जा रहा है। जी बिल्कुल। यानी कि देखा जाए तो क्षत्रिय समाज को मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें मुख्यमंत्री कितने सफल हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरें भी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर यूपी दौरे पर आज पीएम मोदी नरेंद्र मोदी, और पीएम का मिर्जापुर, मऊ और देवरिया दौरा। आज मिर्जापुर, मऊ और देवरिया दौरे पर प्रधानमंत्री। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में संयुक्त जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में संयुक्त जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। 11:15 पर रतनपुरा, मऊ में होगी प्रधानमंत्री की रैली। बलिया और सलेमपुर में भी संयुक्त जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का मिर्जापुर, मऊ और देवरिया दौरा। आज मिर्जापुर में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में भी संयुक्त जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में संयुक्त जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। बिहार के चुनावी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार के सासाराम के भभुआ में पहली चुनावी जनसभा करेंगे। शाम 5 बजे पटना में होगी दूसरी चुनावी जनसभा। बिहार के चुनावी दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार दौरा। 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने बिहार पहुंच रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बिहार के सासाराम के भभुआ में पहली चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे पटना में दूसरी चुनावी जनसभा करेंगे। बिहार के चुनावी दौरे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार के सासाराम के भभुआ में होगी पहली चुनावी जनसभा। खबर आपको बता दें, जहां पर हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तो हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश के नाहन में पहली जनसभा करेंगे राहुल गांधी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में होगी दूसरी जनसभा। हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश के नाहन में होगी पहली जनसभा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में दूसरी जनसभा संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी
2 चुनावी जनसभाओं को राहुल करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश के नाहन में होगी पहली जनसभा। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। गल्ला व्यापारी से हुई थी लूट। गल्ला व्यापारी से हुई थी लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। 315 बोर के 2 असलहे और बाइक भी हुई बरामद। खबर बुलंदशहर से, जहां पर मिठाइयां बनाने की फैक्ट्री पर पड़ा छापा। मिठाइयां बनाने की फैक्ट्री पर पड़ा छापा। एफडीए ने पकड़ी दूषित मिठाइयां बनाने की फैक्ट्री। 40 कुंटल दूषित मिठाइयां कराई नष्ट। जो देहात क्षेत्र में है, इसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, ये लोग मिल्क केक है, सोन पापड़ी है, ये बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जो हमने जांच की है आके टीम ने, ये मिठाई बहुत ही गंदी स्थिति में रिफाइंड तेल और पुरानी मिठाइयों को रिसाइकिल करके मिठाई बनाई जा रही थी। तो और देश के बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।